ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की और उस राक्षस की जो मेले से सुंदर लड़कियों को उठाकर मक्खी बनाकर 7 तालों के पीछे कैद कर देता है और उसके साथ गलत काम करता उसे मारना आसान नहीं, क्योंकि जो भी सामने आता है पत्थर बन जाता है। अब देखना ये है, क्या विक्रमादित्य उस दानव को मार पाएगा या खुद भी पत्थर बन जाएगा। आज की कहानी उज्जैन नगरी से शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वह समुद्री व्यापार करता था, दूर देशों में जहाज भेजता, माल लाता, सौदा करता। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी उसने धूमधाम से कर दी थी, पर 7वां सबसे छोटा बेटा अमन, उसकी शादी से पहले ही ब्राह्मण इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिता के चले जाने के बाद जहाजों को किनारे लगाने, सौदे तय करने, घाटा नफा देखने, ये सारी जिम्मेदारी 7 बेटों पर आ गई। सभी भाई मेहनती थे, पर सबसे छोटा अमन सबसे प्यारा था। उसे न केवल अपने भाइयों का बल्कि अपनी भाभियों का भी अपार स्नेह मिला करता। सुबह व्यापार, शाम को घोड़े पर लौटते। जैसे ही घर पहुंचते, दरवाजे पर खड़ी भाभियां अपने पतियों को दाहिने हाथ से पानी देती और अमन को हमेशा बाएं हाथ से। यह एक परंपरा बन चुकी थी। लेकिन एक शाम कुछ बदला। अमन के दिल में एक सवाल उठा, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से ही क्यों पानी देती हैं? उत्सुकता ने सवाल को जन्म दिया और सवाल ने एक निर्णय। उस शाम लौटते समय अमन ने भाई की जगह खुद को खड़ा किया और भाई को अपनी जगह पर। भाभी आईं और उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आया। दाएं हाथ का लोटा अपने पति को, बाएं हाथ का लोटा अमन को। सबने पानी पी लिया, पर अमन ने पीने से पहले रुककर सवाल कर दिया, भाभी आज मैं जानबूझकर भैया की जगह पर खड़ा हुआ ताकि आप मुझे दाहिने हाथ से पानी दें, लेकिन आपने आज भी हाथ बदल दिए, ऐसा क्यों किया? भाभी का चेहरा शांत था, पर शब्दों में तलवार छिपी थी। वो बोली, अगर तुझे दाहिने हाथ से दिया पानी पीना है तो अपनी पत्नी लेकर आजा। भाभी के ये शब्द अमन के सीने में तीर बनकर उतर गए। उसने बर्तन नीचे रखा, ये लीजिए आपका लोटा, मैं जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मुझे दाहिने हाथ से पानी देने वाली नहीं मिल जाती, वरना इस नगर में मेरा लौटना संभव नहीं। और वो बिना पीछे देखे घर छोड़ चला गया। अमन लौटना तो चाहता था, पर अब उसका लौटना संभव नहीं था। भाभी के शब्दों ने उसके दिल में तूफान खड़ा कर दिया था। उसने पानी नहीं पिया, न पीछे मुड़ा, बस चल पड़ा अनजानी दिशा में। चलते चलते वह उज्जैन की सरहदों को पार कर गया और एक दिन पहुंच गया शेरगढ़। ये राज्य शांत था, सुंदर था, पर इसके राजा की आंखों में एक गहरा दुख था। उसके महल की एक खिड़की कई सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ की राजकुमारी कनक अनुपम सौंदर्य की मूरत थी, पर एक असाध्य रोग ने उसे छू लिया था। वो हमेशा अचेत रहती, मानो नींद की कैद में हो। राजा ने सारे वैद्य, हकीम, ओझा आजमा कर देख लिए, पर न कोई निदान मिला, न चैन। आखिरकार राजा ने एक घोषणा कर दी, जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसका विवाह कनक से कर दूंगा और अपना आधा राज्य उसे सौंप दूंगा। उसी वक्त अमन उस राज्य में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर उसी खबर की गूंज थी, राजकुमारी बीमार है, कोई नहीं बचा पा रहा। अमन ने राह चलते एक आदमी से पूछा, इतनी खामोशी क्यों है? वो बोला, राजा की बेटी मृत्यु शैय्या पर है, हर वैद्य विफल हो चुका है। ये सुनकर अमन चुपचाप महल की ओर बढ़ चला। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा, राजमहल एक अस्पताल बना हुआ है, हर कोने में वैद्य, हर दिशा में चिंता। अमन एक कोने में खड़ा रहा, शांत लेकिन सजग। शाम ढलते ही सभी वैद्य अपने अपने थैलों को समेट कर लौट गए। अब अमन आगे बढ़ा। वो सीधा गया मंत्री के पास। महोदय, सभी ने कोशिश कर ली, अब एक बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री ने उसकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने उसे बुलवाया। बोलो युवक, क्या करोगे मेरी कनक के लिए? अमन ने साहस से उत्तर दिया, मुझे एक रात चाहिए, एकांत में राजकुमारी के पास रहने की अनुमति दीजिए, मैं सत्य को उजागर करूंगा। राजा थोड़े संशय में था, पर एक पिता हार चुका था और उम्मीद अब केवल एक अजनबी में बची थी। राजा ने स्वीकृति दे दी। उसी रात अमन को कनक के कक्ष में भेज दिया गया। वो दूर बैठा बस कनक को देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति थी, पर अंदर कोई तूफान छुपा था। और उस रात अमन ने देखा कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसी रात महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। कनक बेहोशी में लेटी थी। अमन एक कोने में बैठा, निगाहें जमाए, जैसे कोई सच्चाई तलाश रहा हो। रात के ठीक 12 बजे एक सनसनीखेज दृश्य घटा। राजकुमारी के मुंह से एक नागिन निकल पड़ी। धीरे धीरे वो फन उठाकर महल की दीवारों से गुजरती हुई जंगल की ओर बढ़ गई। अमन स्तब्ध था, लेकिन शांत। नागिन के जाते ही उसने कनक की ओर झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम सुन सकती हो? राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे उठी और वो बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अमन मुस्कुराया और कहा, अब आराम करो,
करो। कनक फिर से सो गई और अमन वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा। लगभग 4 बजे वही नागिन वापस लौट आई, सर्प की गति से रेंगती हुई राजकुमारी के मुख से अंदर चली गई और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सवेरा हुआ और महल में हलचल लौट आई। राजा, मंत्री और कई वैद्य अमन के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? अमन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ महाराज, मैं कारण तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन इलाज अभी अधूरा है। मुझे एक और रात चाहिए और कुछ विशेष सामग्री भी। राजा को जैसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत आदेश दिया, मंत्री जी, अमन को जो चाहिए तुरंत दो। मंत्री ने पूछा, बोलो अमन, क्या चाहिए तुम्हें? अमन ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक बांस चाहिए, 10 फुट लंबा, मोटा, अंदर से पूरी तरह खोखला, एक सिरा खुला हो और दूसरा बंद। जब जरूरत हो मैं उस खुले मुंह को तुरंत बंद कर सकूं। और हाँ, मुझे एक और रात का एकांत भी चाहिए। राजा ने बिना किसी देरी के सब कुछ दिलवाया। शाम ढली, अंधेरा घेर आया और अमन फिर उसी कक्ष में बैठ गया। उसकी निगाहें फिर वहीं कनक के चेहरे पर टिकी थीं। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अमन उठा। उसने बांस को राजकुमारी के मुख से सटाकर कसकर पकड़ लिया और इंतजार करने लगा। फिर वही दृश्य। नागिन जैसे ही बाहर निकली, वो सीधे बांस के अंदर चली गई और अमन ने बांस के खुले मुंह पर ढक्कन कस दिया। नागिन अब कैद थी। एक भयावह रहस्य अब अमन की मुट्ठी में था। वो बांस को एक कोने में खड़ा करके चुपचाप जाकर बैठ गया और सो गया। सवेरा हुआ। महल की गलियों में सूरज की किरणें घुस आई थीं। राजा और मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और वहां एक कोने में अमन चैन की नींद सो रहा था। वो नींद जो किसी योद्धा को विजयी होने के बाद मिलती है। मंत्री ने उसे हल्के से जगाया। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अमन ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक अंतिम कार्य बाकी है जिसे आपके सैनिक ही पूरा कर सकते हैं। राजा चौंका। वो क्या? अमन ने कोने की ओर इशारा किया। उस बांस को देखिए, बस उसे जला दीजिए। वही है वो रोग जिसे राजकुमारी ने इतने वर्षों तक झेला है। राजा ने सैनिकों को इशारा किया, जैसा अमन कहे वैसा ही करो। फिर उसने कनक को जगाया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली, वो पहले जैसी सामान्य थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। वो उठी और अपने पिता से लिपट गई। राजा की आंखों से अश्रु की धार फूट पड़ी। उसने कनक को सीने से लगाकर कहा, अब मैं वचन निभाऊंगा। राजा ने कनक का विवाह अमन से कर दिया। उसे अपने आधे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। चारों दिशाओं में शंख बज उठे। राजमहल दीपों से सज गया। कुछ दिन अमन और कनक महल में रहे। फिर अमन ने कहा, अब मुझे अपने घर लौटना है, जहाँ मेरी माँ और वो दरवाजा है जिसने मुझे लौटने की कसम दी थी। राजा ने राज्य का संचालन खुद संभाला और अमन कनक के साथ उज्जैन लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर उसकी माँ और भाभियां खड़ी थीं, आंखों में इंतजार की बूंदें और चेहरे पर स्वागत की दियों सी चमक। अमन ने कनक का हाथ थामा और उस दरवाजे पर खड़ा हुआ जहां कभी एक लड़का यह कहकर निकला था, जब कोई दाहिने हाथ से पानी दे तभी लौटूंगा, अब लौट चुका था। खुशियां लौट चुकी थीं, पर किस्मत की कहानी अभी बाकी थी। उज्जैन नगर की सीमा पर हर वर्ष एक मेला लगता था। संगीत, सजावट, खुशियां और अंधकार, क्योंकि उसी मेले में आता था वर्गासुर, एक मायावी दानव, 13 रहस्यमयी विद्याओं का स्वामी। हर वर्ष वो एक युवती को अपहरण कर ले जाता, उसे मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में छुपा लेता और ले जाकर अपनी गुफा में 7 तालों के भीतर कैद कर देता। इस वर्ष भी मेला लगा। अमन की 6 भाभियां कनक को भी साथ ले गईं। भीड़ में छुपा बैठा था वर्गासुर। भेष बदला हुआ था, आंखों में शिकार की ललक। जैसे ही उसकी नजर कनक पर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मंत्र पढ़ा और कनक एक पल में मक्खी बन गई और उसकी जटा में समा गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। शाम ढल गई। भाभियां कनक को ढूंढती रह गईं। वो कहीं नहीं मिली। खाली हाथ, टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो सब घर लौटी। अमन दौड़ा, कहाँ है कनक? भाभियों ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो चुप हो गया, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। मैं लौटूंगा, पर तब जब कनक मेरे साथ होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी और अमन तैयार खड़ा था कनक की तलाश में निकलने के लिए। उसने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, फिर धीरे से घर के आंगन की दीवार के पास गया और एक तीर दीवार के बीचों बीच गाड़ दिया। फिर सबको बुलाकर कहा, जिस दिन ये तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। घर की हवा थम गई। माँ की आंखों में आंसू, भाभियों के होठों पर सन्नाटा, पर अमन अब रुकने वाला नहीं था। वो अपनी दुनिया छोड़ अपने प्रण की राह पर निकल पड़ा। चलते चलते घने जंगलों में उतर गया। वहीं एक छोटी सी कुटिया मिली और उसके सामने बैठी थी एक साध्वी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। साध्वी ने उसे देखा, थका चेहरा, धूल से सना बदन, प्यासा, भूखा और टूटा हुआ। साध्वी बोली, बेटा तू बहुत थका हुआ दिखता है, क्या करने आया है इस जंगल में? अमन ने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। सुनकर साध्वी ने उसकी आंखों में झांका
और फिर कहा, पीछे 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी है, दूसरे में पीने का। जाकर पहले अपनी प्यास बुझा, शरीर को तर कर, फिर बात करेंगे। अमन पीछे गया और देखा पात्र बहुत छोटे थे, पानी थोड़ा थोड़ा, बूंद जितना। उसने सोचा, इतने कम पानी में कैसे नहाऊंगा, प्यास कैसे बुझेगी। लेकिन फिर खुद से कहा, कोशिश करके देखते हैं। एक छोटे लोटे से मुंह हाथ धोया, फिर पात्र की ओर देखा, पानी उतना ही था। वो चौंक गया, अब नहाने बैठ गया। एक एक लोटा भरता गया, पर पात्र का पानी फिर भी वैसा ही। फिर पिया और अब भी पानी जिसका तस। अमन स्तब्ध खड़ा था, जैसे किसी चमत्कार की दहलीज पर। वो वापस साध्वी के पास गया। साध्वी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जाकर धोने से अंग निकाल। अमन वहां गया और मिट्टी में गड़ा एक अंग निकाला। वो अंग आधी रोटी जितना था। अमन ने उसे देखा और सोचा, ये क्या भूख मिटाएगा, न पेट भर पाएगा न कुछ बच पाएगा। फिर सोचा, चलो आधा खा लेता हूँ, आधा वापस गाड़ देता हूँ। और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसका पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था। अमन ने अंग के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा धोने में फिर से गाड़ दिया, दूसरा टुकड़ा खा लिया, पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था, ना घटा ना मिटा। अमन ठिठक गया। उसने अंग को देखा, जैसे कोई रहस्य उसकी आंखों में उतर रहा हो। कुछ देर सोचकर अमन ने पूरा अंग फिर से गाड़ दिया और साध्वी के पास लौट गया। साध्वी मुस्कुराई, बेटा खाना खा लिया? अमन ने सिर झुकाया, हाँ माँ, भोजन अद्भुत था। लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। अब उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने साध्वी की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, क्या आप मुझे मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ है वो, कैसी है? साध्वी का चेहरा गंभीर हो गया। तेरी पत्नी असुरपुर के मायावी दानव वर्गासुर के हाथों उठाई जा चुकी है। वो बड़ा ही भयानक और शक्तिशाली है, उसे छुड़ाना आसान नहीं। अमन के चेहरे पर छाया उतर आई। तो क्या कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता जिससे मैं उसे वापस ला सकूं? साध्वी ने गहरी सांस ली। बेटा, ये ज्ञान मुझसे आगे है। अब तुझे मेरी गुरु मैन चंद्री के पास जाना होगा। तेरा मार्गदर्शन अब वही करेंगी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। माँ, मुझे उनका मार्ग बता दीजिए। और अमन चल पड़ा एक नई राह पर। उसने घना जंगल पार किया, पर्वतों की छाया में लंबा सफर तय किया और पहुंचा माया और शक्ति से घिरे एक आश्रम में, जहां बैठी थी गुरु मैन चंद्री। वह स्त्री नहीं, एक अग्नि थी, मंत्रों की, रहस्यों की और चेतना की। अमन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु मैन ने पूछा, कौन हो बेटा और क्या खोजने आए हो? अमन ने अपना सारा दुख, सारा प्रेम और सारा संकल्प उनके सामने रख दिया। गुरु मैन चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, बेटा, जिस दानव वर्गासुर ने कनक को छीन लिया है, वो साधारण नहीं, 13 मायावी विद्याओं का स्वामी है। उसकी गुफा 7 ताले से बंद रहती है और अगर कोई उसकी माया को पार करने की कोशिश करे तो वो उसे पत्थर का बना देता है। इसलिए मैं तुझे यही कहती हूँ, अपनी जान की परवाह कर, कनक को भूल जा और लौट जा अपने घर। लेकिन अमन अब अमन नहीं था, उसकी आंखों में ज्वाला थी। गुरु माँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। या तो कनक के साथ लौटूंगा या अपनी सांसें वहीं छोड़ दूंगा। गुरु मैन ने अमन की आंखों में देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, जब तूने ठान ही लिया है तो अब हर कदम मेरी आज्ञा से उठेगा। एक भी भूल तुझे पत्थर बना देगी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। गुरु माँ, अब से हर आदेश आपका, हर सांस आपकी बात पर चलेगी। गुरु माँ की आंखों में जादुई सीरियसनेस आ गई। ध्यान से सुन बेटा, अभी शाम का समय है, दानव अपनी गुफा के भीतर है। इस समय जाना मृत्यु को बुलाने जैसा होगा। कल सुबह जब वह गुफा से बाहर निकले तब तू चल पड़ेगा। मेरे धोने में 2 मुट्ठी राख रखी है, दाएं हाथ की मुट्ठी लेकर गुफा के द्वार पर मारना, उसे गुफा के 7 ताले खुल जाएंगे। तू अंदर जा सकेगा और कनक से मिल सकेगा, लेकिन सिर्फ मिल सकेगा, उसे साथ नहीं ला सकेगा। क्या करना होगा उसे छुड़ाने के लिए वो मैं बाद में बताऊंगी। जब मिलकर लौटेगा तो बाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकना, दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर पीछे से कोई तुझे आवाज दे तो कभी मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर का बन जाएगा। अगली सुबह गुरु मैन ने फिर उसे सब याद दिलाया। अब समय आ गया है, दानव बाहर जा चुका है, जा बेटा और संयम से आगे बढ़। अमन चल पड़ा। वो जंगल चीरता, हवा को चुप कराता, दानव की गुफा तक पहुंचा, गहरी सांस ली और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर मार दी। धड़ 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 गुफा के 7 ताले खुल गए। अंदर का अंधकार जैसे थरथरा उठा, लेकिन अमन निडर था। वो भीतर गया और वहाँ एक कोने में बैठी थी कनक, कमजोर, कैद में, पर उम्मीद से भरी आंखों वाली। जैसे ही उसने अमन को देखा, रो पड़ी। नाथ, आप आ गए, कृपया मुझे यहाँ से ले चलिए। अमन की आंखें भर आईं। उसने उसका चेहरा थामा। मैं आ गया हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा, तब तक साहस बनाए रखना। कनक ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं, जैसे एक युग की थकावट उतर गई हो। कनक की आंखों में फिर से उम्मीद चमकी। पति की बातों में भरोसे की लौ जल उठी। वो चुपचाप खड़ी रही और अमन गुफा से बाहर निकल आया। जैसे ही गुफा के दरवाजे से बाहर पहुंचा, उसने
बाएं हाथ की राख दरवाजे पर फेंकी। गुफा फिर से बंद हो गई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बेटा रुक जा, जरा मेरी मदद कर दे। स्वर बिल्कुल एक बुजुर्ग इंसान का था, लेकिन असल में वो था दानव वर्गासुर। अमन चौंका और भूल गया